हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 9 विदेश नीति का। मैंने आपको पहला वीडियो इससे पहले पोस्ट किया था जिसमें आप लोगों ने अमेरिका और भारत के संबंधों का अध्ययन किया। अब इसके बाद आज के हम इस वीडियो में अपना जो कंटेंट है इस चैप्टर का वो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फोकस्ड रहेंगे, आपको पता रहेगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, तो आपकी स्टडी सही होगी। इधर उधर, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें पुरानी हैं, तो पुरानी किताबों के अकॉर्डिंग अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप जो पढ़ कर जाएंगे वो आपको एग्ज़ाम में कुछ और मिलेगा। तो ऑलवेज़ मैं आपको हर वीडियो के अंदर चैप्टर का कंटेंट ज़रूर बताती हूँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जो चैप्टर 9 है आपका वो आपको 4 देशों के साथ भारत के संबंध बताता है और भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। ये दोनों वीडियो पहले पोस्ट हो चुके हैं, विदेश नीति के सिद्धांत जिसमें बताए थे और भारत अमेरिका संबंध। अब 3 देशों का बचा हुआ है। आज के हम इस वीडियो में भारत के रूस और चीन के साथ रिलेशन की स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज हम देखते हैं भारत रूस संबंध। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है रूस के वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन की और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से, अच्छा हम इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हम इसमें जो स्टडी करेंगे वो आज़ादी से लेकर आज तक के संबंध, यानी कौन कौन से ईयर में किस तरीके से भारत रूस के संबंध बने और क्या क्या महत्वपूर्ण समझौते उनके बीच हुए। तो देखिए, स्टार्टिंग से अगर हम देखें बच्चों, तो भारत रूस के संबंध, भारत जो रूस है वो भारत का एक परंपरागत मित्र है। यानी हमेशा से भारत जो रूस है वो भारत का मित्र रहा है और उसके बीच में आपस में किसी तरीके का कोई द्वेषपूर्ण संबंध नहीं रहा। तो भारत और रूस के बीच 1947 से ही बेहतर संबंध रहे हैं। रूस ने भारी मशीन निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादन और इस्पात संयंत्रों के क्षेत्र में निवेश के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की बहुत सहायता की। भारत रूस संबंधों की शुरुआत भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हो गई थी तथा रूस ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का प्रयोग करके इस संबंध की गहरी और मजबूत नींव डाली थी। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि रूस ने अपनी वीटो पावर का यूज हमारे लिए किया था। ठीक है। परंपरागत रूप से भारत रूस संबंधों के 5 महत्वपूर्ण घटक रहे हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से घटक हैं? राजनीति, प्रतिरक्षा, असैनिक परमाणु ऊर्जा, आतंक विरोधी सहयोग तथा अंतरिक्ष। परंतु वर्तमान परिदृश्य में छठा घटक आर्थिक सहयोग के रूप में उभर कर सामने आया है। यानी अब दोनों देश एक दूसरे का आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। भारत रूस संबंध समय के साथ परिरक्षित है तथा सोवियत संघ के विघटन के बावजूद भी इन संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यानी सोवियत संघ भी हमारा मित्र था और उसका उत्तराधिकारी रूस भी हमारा मित्र है। अब इसमें देखिए, भारत ने जब गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की शुरुआत की तो अमेरिका ने उसकी निंदा की, तब भी सोवियत संघ ने इसकी प्रशंसा करते हुए भारत का पक्ष लिया। भारत का विरोधी देश पाकिस्तान जैसे ही अमेरिकी गुट का सदस्य बना तो भारत ने भी अपना झुकाव सोवियत संघ की ओर कर दिया। सोवियत संघ ने उस दौर में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। 1955 में भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना करवाई तथा कम ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए भारत को ऋण देने में भी सोवियत संघ पीछे नहीं रहा। और हमें यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब 60 के दशक के अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था तो सोवियत संघ ने भारत की करेंसी को भी स्वीकार किया। यानी हर तरह से उसने हमारी मदद की है। 1955 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव ने विवादित भूभागों जैसे कि कश्मीर तथा पुर्तगाल अधिकृत क्षेत्रों पर भारत के पक्ष का समर्थन किया। भारत रूस संबंधों में गिरावट तब आई जब रूस ने भारत चीन युद्ध के दौरान तटस्थ रुख अपनाया, परंतु 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रूस ने भारत का समर्थन किया
तथा संधि करवाने में अहम भूमिका निभाई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है। 62 के अंदर जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो रूस तटस्थ रहा। उसका कारण आप सभी अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि चाइना भी साम्यवादी देश था और सोवियत संघ भी साम्यवादी देश था। तो सोवियत संघ भारत का साथ देकर चीन को अपना शत्रु नहीं बना सकता था, उसकी भी मजबूरी थी, वो हमें समझनी चाहिए। परंतु अपनी इस बात के को उसने ओवरकम करते हुए 65 के अंदर जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो रूस ही मध्यस्थ बनकर आया। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ताशकंद में समझौता हुआ और पूरी वो जो समझौता हुआ वो रूस की मध्यस्थता से ही हुआ था। 1971 में भारत रूस संधि हुई। भारत ने को पूर्वी पाकिस्तान के विवाद के समय कार्रवाई करने का विश्वास प्रदान किया। ये 71 का टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उस समय सोवियत संघ की अगर मदद नहीं होती तो भारत बांग्लादेश का निर्माण भी नहीं करा पाता। उस समय अमेरिका पूरी तरीके से भारत के खिलाफ हो चुका था और भारत और सोवियत संघ ने एक 20 वर्षीय मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद सोवियत संघ ने पूरी तरह से भारत की मदद की और बांग्लादेश के निर्माण में उन्हीं की सहायता से भारत अपनी अहम भूमिका निभा पाया, क्योंकि हमारे पीछे सोवियत संघ का हाथ था। दोनों राष्ट्रों के मध्य सैन्य सहयोग के क्षेत्र में समय के साथ असाधारण घनिष्ठता आई। रूस ने भारत को युद्ध विमान के से लेकर टैंक तक संपूर्ण सैन्य उत्पाद प्रदान किए, यानी हर तरीके से हमारी सैनिक जो भी जरूरतें थी उनको पूरा किया सोवियत संघ ने। 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में भारत रूस संबंधों में गिरावट आई, चूंकि इस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था तथा भारत गहरी आर्थिक समस्या से जूझ रहा था। अब ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी और सोवियत संघ का विघटन हो रहा था। और आपको पता है, आप फर्स्ट बुक के अंदर अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ का विघटन किन हालातों में हुआ था। वो खुद ही उसकी खुद की आर्थिक व्यवस्था कितनी जर्जर हो चुकी थी और ऐसे के अंदर वो हमारी क्या मदद कर सकते थे। तो गिरावट आ गई, मतलब ठंडे पड़ गए रिश्ते, क्योंकि ना तो वो हमारी मदद कर पा रहा है और हम खुद अपनी तरफ, यानी दोनों वीक है, दोनों कमजोर है, तो वो क्या एक दूसरे की मदद करेंगे। परंतु अब उसमें क्या हुआ, ऐसे समय में हमारा झुकाव किधर हो गया, हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया। तब जब आपका झुकाव एक वर्ल्ड पावर दूसरी वर्ल्ड पावर की ओर हो गया है तो आपके रिश्ते वहां पे खराब होने ही थे। उनको खराब नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि वो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे। परंतु शीघ्र ही घनिष्ठ संबंध पुनः बहाल हो गए। रूस ने भारत को असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफी मदद की तथा कई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना एवं संचालन में भी सहयोग किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी रूस ने भारत को व्यापक सहयोग प्रदान किया तथा आवश्यक उपकरण एवं तकनीक समय समय पर उपलब्ध करवाई। सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देशों द्वारा जनवरी 1993 में शांति, मैत्री व सहयोग की एक नई संधि को अपनाया गया, क्योंकि जो 71 में संधि हुई थी वो 91 में समाप्त हो गई, तो 93 में फिर से एक संधि की गई। उसके बाद 1994 में द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2000 में दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदारी आरंभ की। इसके साथ ही दोनों देशों द्वारा वर्ष 2017 को राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। बच्चों, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप किसी भी दो देशों के रिलेशन का प्रश्न अगर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको सन कि किस सन में, किस ईयर में उन दोनों देशों के बीच क्या संधियां हुई है, क्या विजिट हुई है उनके नेताओं की आपस में, ये सब मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो आपको दोनों देशों का, अगर हम भारत रूस पढ़ रहे हैं तो किस सन में क्या संधि समझौते हुए, किस सन में कौन सा राजनयिक आया गया, ये सब आपको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। इसी से आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो अच्छा और सही बनता है, क्योंकि हर प्रश्न को, हर बात को लिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स देने होते हैं और यही वो फैक्ट्स हैं जो आपके प्रश्न को अच्छा बनाते हैं। फिर देखिए, अब इसमें एक और यहाँ पर ये आ गया कि कुछ समय पहले, यानी 5-6 सालों पहले एक पॉइंट आ जाता है जब पाकिस्तान की करीबी बढ़ गई सोवियत संघ से, रूस से। अब रूस से जब पाकिस्तान कौन है, हमारा दुश्मन है। और हमारा दुश्मन अगर हमारे दोस्त से मिलता है तो ये बात कहीं आपको अच्छी लगेगी, कभी नहीं अच्छी लगेगी। पर अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ,
शीत युद्ध में प्रतिद्वंदी रहे रूस और पाकिस्तान के बीच जमी बर्फ भी अब पिघलती दिख रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मास्को का रूसी विदेश मंत्री के निमंत्रण पर 4 दिवसीय दौरा किया। इस घटनाक्रम को जाहिर तौर पर नई दिल्ली में सकारात्मक रूप से नहीं देखा गया। 2015 में पहली बार रूस ने पाकिस्तान को सैन्य करार में 4 उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-35 बेचे और साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास को लेकर भी समझौता हुआ। तो ये बात भारत के लिए कभी भी अच्छी नहीं थी। ये बात मतलब हमारे लिए, हमारे संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। परंतु सोवियत संघ को भी अपना मार्केट देखना है, उसे भी अपने हथियार बेचने हैं, तो उसने पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ाई। अब 18 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा, जो आपने शुरू में फोटो देखी थी, ये उसी दौरे की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 अक्टूबर 2018 को भारत के दौरे पर आए। पुतिन ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की। पुतिन के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच करीबन 19 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा आदि मुख्य बिंदु शामिल रहे। भारत को रूसी दोस्ती से कई बड़े लाभ हुए हैं, चाहे वह परमाणु पनडुब्बी की सप्लाई हो या ब्रह्मोस जैसी उन्नत तकनीक की मिसाइल का साझा विकास हो। साझा विकास यानी दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया। इस वक्त आत्मनिर्भर होता चीन अपने हथियारों का आयात रूस से कम कर रहा है। वहीं कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे दाम और आर्थिक प्रतिबंध रूस की आर्थिक स्थिति को बिगाड़े हुए हैं। भारत भी अब रूस से दुगनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगातार बढ़ती आर्थिक शक्ति से हथियारों का बाजार खोने का जोखिम रूस के ऊपर भारी पड़ सकता है। यानी रूस समझता है कि भारत का मार्केट रूस के लिए बहुत बड़ा है। रूस हमेशा से हमें हथियार सप्लाई करता रहा है, तो रूस को हमारा मार्केट चाहिए और हमें रूस की अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहिए चाइना के खिलाफ। ठीक है, ये बातें दोनों देश जानते हैं, इसीलिए दोनों के देश हमेशा से संबंध जो है वो मित्रतापूर्ण बने हुए हैं। भारत चीन संबंध बच्चों बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा है और करंट अफेयर्स है। ये प्रश्न एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसीलिए इसके संबंधों को कब कब ये संबंध, और ये बनते बिगड़ते रहते हैं। ये एक बहुत ही हमारे जो भारत और चाइना के संबंध है, इनको आप ये कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए एक प्रॉब्लम है। हमेशा से कभी भी इनके संबंध बहुत अच्छे भी नहीं रहे और खराब तो कई बार हुए हैं, वो आप लोग न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं। तो हम देखते हैं भारत चाइना के संबंध कैसे किस दौर में किस तरह के रहे। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि हजारों वर्षों तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा। यानी हमारे बीच में कौन है? भारत और चाइना के बीच में तिब्बत है। परंतु जब वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर, ये इतिहास को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और जब भी आप ये पढ़ते हैं किसी भी देश के रिलेशन, अब जैसे आप चाइना का देख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इंटरनेशनल मैप जरूर देखें, अपनी कॉपी में पेस्ट करें और बॉर्डर देखें कि कहाँ कहाँ चाइना और भारत का बॉर्डर टच होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम कैसे अलग थे कि हमारे बीच में तिब्बत था, परंतु 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहां कब्जा कर लिया। तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए, क्योंकि तिब्बत किसमें मिल गया? चाइना में। 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे एवं कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक ही सीमित थे। यानी पहले हमारे चीन से कोई बहुत पुराने परंपरागत रिश्ते नहीं है। कुछ चीनी यात्री आए, ये हमने पढ़ा है इतिहास में, हेनसांग, फायान, है ना, ये चीनी यात्री आए, विद्वान आए, कुछ व्यापारी आए, रेशम का व्यापार करते थे। सिल्क रूट कहा जाता है चीन का जो मार्ग है उसको। तो व्यापारी आते थे, विद्वान आते थे, तीर्थयात्री आते थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो। दोनों देशों के मध्य व्यापक तौर पर बातचीत की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता 1947 और चीन की कम्युनिस्ट क्रांति कब हुई? 1949। ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोनों के बीच आपस में बातचीत की शुरुआत हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्र तिब्बत के पक्ष में थे। नेहरू जी के इस विचार ने शुरुआती दौर में भारत और चीन के संबंधों को कमजोर करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि भारत और तिब्बत के मध्य आध्यात्मिक संबंध चीन के लिए चिंता का विषय था। यानी तिब्बत क्योंकि बौद्ध धर्म का मठ था और भारत के जो कई राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, वहां पर बौद्ध धर्म है, तो एक स्पिरिचुअल रिलेशन था। और बौद्ध धर्म कहाँ से पैदा हुआ? महात्मा बुद्ध जो है वो भारत के है, तो हमारा तो एक बौद्ध धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म दिया किसको? दुनिया ने, भारत ने दिया। तो एक आध्यात्मिक झुकाव था, वो चीन को अच्छा नहीं लगता था। वर्ष 1954 में नेहरू और चाउ एन लाई ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ये आप पढ़ ही चुके हैं, ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। तो जो पंचशील का सिद्धांत था वो भी तिरोहित हो गया। और वो क्यों हुआ? तिब्बत के कारण, क्योंकि तिब्बत के दलाई लामा को भारत ने शरण दी और ये बात चाइना को पसंद नहीं आई, और इसी के कारण चाइना ने पंचशील के सिद्धांतों को मानने से इनकार कर दिया। वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उसके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। धर्मशाला में आज भी वहां पे उनका मठ है। इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालयी क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया। ये वर्ड आप न्यूज में अभी भी सुन रहे होंगे। चीन भारत को कहता है विस्तारवादी और भारत चीन को विस्तारवादी कहता है। ठीक है। चीन ने भारत के मानचित्र में प्रदर्शित 1,04,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया और दोनों देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संशोधन की मांग की। हम किसको मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा? हम मानते हैं मैकमोहन रेखा को, जो कि अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा खींची गई थी। चीन उस रेखा को नहीं मानता। चीन कहता है कि ये जो ब्रिटिशर्स की पुरानी रेखा है, हम इसे भारत चाइना का बॉर्डर नहीं मानते। वो अरुणाचल प्रदेश को, तिब्बत को, अक्साई चीन को, ये सब इलाके को अपना इलाका करार देता है। उसने अपने मैप के अंदर उन सब को चीन का हिस्सा दिखाया हुआ है। वर्ष 1962 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन पार्टी ने लद्दाख और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के मध्य युद्ध शुरू हो गया एवं संबंध और अधिक खराब स्थिति में पहुंच गए। वर्ष 1988 में, मतलब 62 के बाद देखो सीधे 88, उसके बीच हमारे जो संबंध थे वो एकदम चाइना के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। 88 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के एक नए चरण की शुरुआत की, और जिसके माध्यम से भारत और चीन के संबंध पुनः सामान्य होने लगे। यानी 88 में जाके वो थोड़े से ठीक होने शुरू हुए। अब देखो कौन कौन से ऐसे, ये यहाँ पे मैंने आपके लिए अलग से एक वो बनाया है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में भारत चीन संबंध एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक संबंध कैसे हैं दोनों देशों के। भारत ने 1 अप्रैल 1950 को चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए, और इसी के साथ भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी देश भारत बना था। यानी लोकतांत्रिक देशों ने चाइना को मान्यता भी नहीं दी थी, और 1950 में ही भारत ने चाइना को मान्यता देकर उसके साथ अपने संबंध स्थापित किए। वर्ष 1962 में भारत और चीन के मध्य सीमा संघर्ष की शुरुआत दोनों देशों के संबंधों के लिए एक गहरा झटका था, परंतु वर्ष 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य समय समय पर द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ साथ अनौपचारिक सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि दोनों देश अपने दीर्घकालीन हितों को लेकर एक साथ आना चाहते हैं। दोनों जानते हैं कि लड़ाई करके दोनों को ही फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है भारत और चाइना के बीच, वो है वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध। ठीक है, ट्रेड रिलेशन। तो भारत और चीन ने वर्ष 1984 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1994 में
दोनों देशों ने दोहरे कराधान से बचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोहरे कराधान यानी दोनों देश जो टैक्स लगाते हैं। आपको चाइना का प्रोडक्ट सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि उसके ऊपर से टैक्स मोस्ट फेवर्ड नेशन होने के कारण वहां से जो चीजें आती हैं उन पर टैक्स कम होता है, इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट भारत के अंदर सस्ते बिकते हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी देखी गई। वर्ष 2000 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच $3 बिलियन का व्यापार था, जो कि वर्ष 2017 में बढ़कर $84.5 बिलियन तक पहुंच चुका था। फिर देखिए, एक जो दोनों के कल्चरल रिलेशन है, सांस्कृतिक संबंध है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत कई शताब्दियों पहले हुई। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मौजूद हैं जो भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता और चीन की शांगझोउ सभ्यता के मध्य 1500-1000 ईसा पूर्व के आसपास वैचारिक और भाषाई आदान प्रदान को दर्शाते हैं। पहली और दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने ऐतिहासिक रेशम मार्ग सिल्क रूट, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, के माध्यम से चीन की यात्रा की। इसी तरह कई चीनी यात्री जैसे इत्सिंग, फाहियान, हिनसांग आदि भी भारत की यात्रा पर आए। इसके अलावा शैक्षणिक आदान प्रदान हेतु वर्ष 2003 में पेकिंग विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। चीन में भी योग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के सह प्रायोजक में चीन भी एक शामिल था। भारतीय फिल्में भी चीन में काफी लोकप्रिय है और वहाँ काफी अच्छी कमाई भी करती है। तो हमारे कल्चरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ। फिर है एजुकेशन रिलेशन, शैक्षिक संबंध। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सुना होगा कोरोना काल के अंदर हमारे बहुत सारे विद्यार्थी चाइना में फंसे हुए थे। भारत और चीन ने वर्ष 2006 में एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम EEP पर हस्ताक्षर किए। ज्ञातव्य है कि यह दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग को बढ़ाने हेतु किया गया एक समझौता है। इस समझौते के तहत भारत और चीन एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों के 25 छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। दोनों पक्षों के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के परिणाम स्वरूप चीन में भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के दौरान चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल 18,171 भारतीय छात्र विभिन्न विषयों की पढ़ाई कर रहे थे। ये तो 16-17 में है, तो अभी तो और ज्यादा बढ़ गए। फिर देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो है सीमा विवाद। भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा का विवाद है। अंडरलाइन करके रखिएगा, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दोनों ही देश दोनों क्षेत्रों पर अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान में अक्साई चीन चीन के पास है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत के पास है। आपको ये क्लियर होना चाहिए। मई 2015 में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया था, तो उनका एक मुख्य उद्देश्य चीन के शीर्ष नेतृत्व को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के स्पष्टीकरण पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना भी था। यानी LAC को क्लियर करना चाहते हैं वो, पर अभी तक ये विवाद क्लियर नहीं है। धारा 370 और चीन, देखो अब आप सोचेंगे 370 से चीन का क्या रिलेशन है, पर बहुत बड़ा रिलेशन है। चीन इसमें पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कश्मीर को लेकर चीन का कहना है कि इस विषय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजुलेशन और द्विपक्षीय समझौते के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। कुछ ही महीनों पूर्व जब जम्मू कश्मीर की विशेषाधिकार संबंधी धारा 370 को निरस्त किया जाना था, तब चीन का कहना था कि भारत ने चीन की संप्रभुता संबंधी चिंताओं का उल्लंघन किया है। चीन की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि वह लद्दाख पर अपने दावे को दोहरा रहा था। इसके अतिरिक्त हाल ही में चीन ने कश्मीर और धारा 370 का विषय संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उठाया और कहा कि हम जम्मू कश्मीर की स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। यानी भारत के इस अंदरूनी मामले में भी चीन दखल दे रहा है, जो कि भारत को कभी भी मंजूर नहीं होगा। अब देखो, एक और मेन इशू है भारत और चाइना के बीच, वो है वन बेल्ट वन रोड। इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे OBOR।
और भारत, ये क्या है? वन बेल्ट वन रोड, यह पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल और जल मार्ग यानी तीनों को मिलाकर वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ना चाहता है कि एक ऐसा रास्ता बने जिसमें जो एशिया से निकले और वो यूरोप से होता हुआ अफ्रीका तक जाए। यानी बीच में अगर पानी समुद्र आता है तो वो उस पे समुद्र पे पुल बनाए जाए और सड़कें बनाई जाए जहां जहां भूमि है। तो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कॉरिडोर चीन स्थापित करना चाहता है अपने व्यापार के लिए। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन की OBOR पहल में चीन अब इसमें भारत शामिल नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPCC को भी शामिल कर लिया गया है। यानी चीन पाकिस्तान तक सड़क बनाना चाहता है और ये इंडिया के लिए कतई सही नहीं होगा, तो भारत इसके अंदर शामिल नहीं हुआ है। चूंकि CPEC गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है, अतः OBOR में शामिल होने का मतलब है कि भारत द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अधिकार को सहमति प्रदान कर देना, जो कि भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके अलावा OBOR वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का माध्यम है, जिसके जरिए वे अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग बंदरगाहों के विकास, औद्योगिक केंद्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जो कि दीर्घकाल में भारत के हित में कभी भी नहीं होगा। तो ये जो इसका एक रास्ता बनाने का काम है, इसमें भारत उसके साथ शामिल नहीं हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2014 में अहमदाबाद की मुलाकात हो या 2019 में भी जो ये है शी जिनपिंग वो भारत आए थे। 19 में महाबलीपुरम में एक साथ सैर की, तब दोनों देशों के बीच मधुर लगे संबंध अब कड़वाहट और टकराव से भर गए हैं। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद और प्रतियोगिता भावना हमेशा रही है, लेकिन बढ़ती आर्थिक निर्भरताओं के कारण ये भावना दबती नजर आ रही है। लेकिन गलवान घाटी में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच फिर से वही कड़वाहट पैदा कर दी है। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अब देखो एक मुद्दा और है चीन को लेकर, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो है कोरोना वायरस का। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देश चीन को कोरोना वायरस के प्रसार और गलत जानकारी देने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चीन पर जानकारी छिपाने से लेकर जैविक हथियार बनाने तक के आरोप लगाए और उन्होंने चीन को घेरने की कोशिश की, परंतु भारत कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ उतना मुखर नहीं है। मतलब कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि चीन का नाम लेकर हमारे देश के नेताओं ने कुछ बोला हो, तो वो चुप रहे। भारत हमेशा से संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अगर वो पूरी तरह पश्चिमी देशों के साथ चला जाएगा, यानी उनकी भाषा बोलने लग जाए भारत, तो आगे चलकर इसका असर चीन के साथ कारोबार पर भी पड़ेगा और सीमा विवाद पर भी पड़ेगा, यानी सीमा विवाद वो तेज हो जाएगा। इसीलिए भारत पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव तो दिखाता है, लेकिन उनके एजेंडे में पूरी तरह शामिल नहीं होता। और उम्मीद है कि यही रुख आगे भारत अपनाएगा, क्योंकि उसे अपनी सीमाएं भी देखनी है और अपना व्यापार भी देखना है। क्योंकि जितना चाइना इंडिया पर डिपेंड करता है, उतना ही इंडिया को भी चाइना का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये दोनों देशों के इम्पोर्टेंट रिलेशन थे बच्चों, ये आपने इस वीडियो में देखे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हें नोट करेंगे और नोट्स बनाएंगे। अगले वीडियो में हम भारत इजराइल संबंधों की चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।